नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, हम हर रोज आपके लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें लेकर के आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुना कांड की, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तीसरी खबर शाजापुर जिले के पोलाय कला से है, जहां रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। जिसके बाद बात होगी सागर की, जहां निगम प्रशासन ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी हैं। चौथी और अंतिम खबर में बात करेंगे टीकमगढ़ की। यहां मोहनगढ़ और दिगौड़ा वन परिक्षेत्र में वन रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुना कांड पर हो रही सियासत की। गुना कांड पर सवाल दर सवाल उठ रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुना की उस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले गब्बू पारदी से दिग्विजय सिंह के कनेक्शन का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने भी खुली चुनौती दी है कि शर्मा चाहें तो खुद ही जांच कर लें। गुना में 3 दिन पहले हुए इस कांड में आईजी, कलेक्टर और एसपी का तबादला किया जा चुका है और कुल 6 कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि पुलिस विभाग के हैं। गुना कांड में मुख्य अतिक्रमणकारी गब्बू पारदी के राजनीतिक रिश्तों को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गब्बू पारदी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से रिश्तों के जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक खत लिखा है। खत में वीडी शर्मा ने गब्बू पारदी को कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हुए मांग की है कि दिग्विजय सिंह के साथ गब्बू पारदी के आखिर क्या रिश्ते हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। वहीं वीडी शर्मा ने इस मांग का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वह जांच के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर चाहें तो खुद वीडी शर्मा से ही इस पूरे मामले की जांच करा लें। इतना ही नहीं, उन्होंने यह मांग भी की है कि इसके साथ साथ गुना में अतिक्रमण की जमीन से 15 साल तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। गुना का घटनाक्रम अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस कारण सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। आईजी, कलेक्टर, एसपी को हटाया है, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, न्यायिक जांच बिठाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी का क्या कनेक्शन है, और कॉलेज के जो ठेकेदार हैं, इन सब लोगों में जो गब्बू पारदी है एक आदतन अपराधी, जिसके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज हैं, कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है, इसकी क्या भूमिका है, दिग्विजय सिंह के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस घटनाक्रम की जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मैं वीडी शर्मा जी के इस मांग का पूरा स्वागत करता हूं कि दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी के संबंधों की जांच की जाए, और मैं शिवराज जी से भी मांग करता हूं कि इसकी जांच वीडी शर्मा जी के माध्यम से होना चाहिए। शासकीय जांच के अध्यक्ष वीडी शर्मा होना चाहिए। दूसरा, गब्बू पारदी पर हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर अनेक केसेस हैं, क्या उस पर कभी जेला बदर की कार्रवाई की गई? 15 साल के अंदर सरकारी जमीन पे वो कब्जा करता रहा, क्या उसको हटाने की कभी शिवराज सिंह चौहान ने उसको हटाने की कोशिश की? बात यह है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्तियों को शरण देने का भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, जिस तरह की सियासत दिखाई दे रही है, गुना में तस्वीर निकल करके सामने आई थी, मानवता को शर्मसार करने देने वाली तस्वीर थी। उसके बाद अब राजनीतिक बयान आ रहे हैं सभी की तरफ से। वीडी शर्मा ने एक आरोप लगाया है, दिग्विजय सिंह ने कहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी चिट्ठी लिखी है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष से ही जांच करा ली जाए। क्या कुछ मानेंगे? इतने तीखी बयानबाजी हो रही है मध्य प्रदेश की सियासत में। बिल्कुल, बयानबाजी तो विकास बहुत तीखी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो मांग की, उनकी मांग का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेरे और गब्बू पारदी के संबंधों की जांच के लिए जांच कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी का जो अगुवाई करे वीडी शर्मा ही करे, ताकि जल्द से जल्द पूरी हकीकत सामने आ सके। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक तीखा आरोप भी लगाया कि गब्बू पारदी पिछले 15 सालों से सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण कर रहा था तो फिर बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे। यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा प्रदर्शित करती है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा जो जांच कमेटी गठित की गई थी गुना मामले को लेकर, वो पूरी कमेटी के सदस्य गुना पहुंच चुके हैं। वहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करके एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। आने वाले दिनों में उपचुनाव है, इस तरह का घटनाक्रम निकल करके सामने आता है, कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी भी अपनी तरफ से बयान दे रही है, क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देता है?
अगर बीजेपी इस मामले में कार्रवाई नहीं करती, कलेक्टर, एसपी और संबंधित पुलिसकर्मी थानों से जो पुलिसकर्मी को नहीं हटाया जाता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मुद्दा मिल जाता। लेकिन ये पूरे तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की तो रातों रात कलेक्टर को, एसपी को और 6 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया, सस्पेंड किया गया, वही एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया। तो बीजेपी भी इस कदम पर कांग्रेस के हिसाब से जो कार्रवाई की मांग कर रही थी, बीजेपी ने कार्रवाई भी की। आज सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया की मदद से पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिलाया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करने की बात भी की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर इसको मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे चलते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कर चुकी है और कार्रवाई कर भी दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी के बीच कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से पूरा का पूरा मामला उठा है, गब्बू पारदी मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया है। आज तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजी आ रही है सामने। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जवाब देते हैं कि वी.डी. शर्मा से ही जांच करा ली जाए। और फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार आनंद जी, जिस तरह से गुना का प्रकरण सामने आया है और उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी के बीच कनेक्शन को लेकर के बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का, उस पर प्रतिक्रिया भी दी है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जब सरकार किसी मामले में फेल हो जाती है जी, तो सरकार के लोग इसी तरह के करते रहते हैं। भाई, जो काम करने चाहिए, जो सरकार को लाइन ऑर्डर मेंटेन करनी चाहिए। क्या कारण है कि किसानों पर 15 साल तक हमला करने वाली है सरकार? किसानों ने 15 साल तक आत्महत्याएं की हैं। इसके बाद अभी 100-125 दिन से जो बीजेपी की सरकार आई, और जिस तरह से केवल कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए उन्हें मतलब है, बाकी उन्हें जनता के दुख दर्दों से मतलब नहीं, जनता को क्या तकलीफ हो रही है उससे मतलब नहीं है। आनंद जी, पहले कांग्रेस ने मांग की थी कि कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी कांग्रेस की तरफ से। अब एसपी, आईजी और कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। कार्रवाई तो कर दी है भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अब क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कार्रवाई करने से मतलब नहीं है। कोई अधिकारी को हटाने से उस चीज की क्या सब समाप्त हो जाता है? भाई, क्यों आपकी सरकार में किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं? क्या कारण है? किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा ना, और 15 साल तक ये सब हुआ। इसके बाद आपकी सरकार में 6 किसानों की हत्या हुई, और 6 किसानों की हत्या के बाद आपने जो उपवास का ढोंग रचा, तो शायद संसार के इतिहास में पहला मामला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण, जो कि बता रहे थे, पक्ष रख रहे थे अपनी पार्टी का। वहीं अब हमसे ज़्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी, बहुत धन्यवाद। दीपक जी, जिस तरह से गुना से एक तस्वीर निकल करके सामने आई, उसके बाद तमाम तरह के आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगते हैं, और अब उसके बाद दिग्विजय सिंह ने खुला चैलेंज दिया है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मामले की जांच, जो कि वी.डी. शर्मा जी ने आरोप लगाया है, या उनका जो बयान आया था कि गब्बू पारदी और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच संबंध है, तो अब दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि आप वी.डी. शर्मा जी से ही जांच करा लीजिए। तो क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जाति विद्वेष के जो मामले होते हैं, तनाव के जितने मामले हैं पिछले 25-30 साल के इतिहास में, दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं नजर आते हैं जी। और उनके गृह जिले का मामला है गुने का, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय, जो एक छोटी सी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मामला गंभीर है और जांच होनी चाहिए। सीधी सी बात, कम और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कही है। तो गुनाह को लेकर के सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर क्या कुछ बदलती हुई नजर आती है, या फिर क्या कुछ असर इसका देखने को मिलता है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अब आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कई जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 735 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक दिन में 700 के पार कोरोना संक्रमित मिले हों।
राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 700 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में कुल 219 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक 14,127 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो गुरुवार रात तक सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में 136, ग्वालियर 121, भोपाल 66, जबलपुर में 50 और मुरैना में 45 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में तो शुक्रवार को भी 113 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल हमसे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकारें भी पीछे नहीं हट रही हैं, प्रशासनिक तंत्र भी बिल्कुल लगातार प्रयासरत है और जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका असर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या कुछ कहेंगे पूरी स्थितियों को लेकर? बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण तेजी से पूरे मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारता जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना में प्रतिदिन 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो जानकारी है सामने आ रही है। वहीं बीते बात की जाए, इंदौर में अब तक 25 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो 3 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। यही कारण है कि गृह विभाग को गाइडलाइन में परिवर्तन करना पड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि अभी गणेश प्रतिमा को लेकर जो त्योहार होता है उसमें घर घर में गणेश जी की छोटी प्रतिमाओं के साथ विराजा जाए। इसके साथ ही अंत्येष्टि में भी 20,000 लोग शामिल ना हो। तो जिस तरह से अनलॉक के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, सोशल और जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन बनाई गई थी, सब किसी ने भी पालन नहीं किया गया। मास्क का उपयोग नहीं किया, दुकानों पर, बाजारों में भीड़ नजर आई। और यही कारण है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ ही हालांकि कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, किल कोरोना अभियान चलाया गया था 1 से 15 जुलाई के बीच में। इस अभियान के तहत घर घर टीम पहुंची थी, हर घर की सघन जांच भी की गई थी। वैभव, जैसे ही डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने प्रभार संभाला उसके बाद उन्होंने निर्देश जारी किए थे और जिस तरह की तैयारियों की बात वो करते हुए नजर आ रहे थे, उससे लग रहा था कि आने वाले दिनों में बहुत स्थितियां बदल जाएंगी। क्या कहें? बिल्कुल, प्रभुराम चौधरी ने डिपार्टमेंट को संभाला। उनकी प्राथमिकता यही है, इस वक्त तो सरकार की प्राथमिकता यही है कि कोरोना के संक्रमण को जल्द से जल्द काबू किया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अनलॉक होने के बाद लोगों के मन से कोरोना का जो डर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। तो जब डर कम हो जाता है तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क का उपयोग नहीं किया, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया। और हमने देखा कि मुरैना में कोरोना काल में जो शादियां हुई वहां पर 500 लोग एकत्रित हुए। सूत्रों से जो खबरें मिली, जबलपुर में जो कोरोना का वायरस फैला, तेजी से संक्रमण फैला, वहां पर भी नगर निगम के अधिकारी की शादी में 500 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह एकत्रित हुए थे। और यही कारण तो ये माना जाए, सरकार जो अपील लगातार कर रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आपको कोरोना के साथ रहना होगा और आपको आगे इसी के साथ रहना है, तो आपको इसके साथ जीना सीखना होगा, लेकिन लोगों ने सरकार की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, लोगों ने सरकार की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार की बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद परिस्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती, क्योंकि हर किसी को कानून के डंडे के दम पर कानून का पालन करना नहीं सिखा सकते। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, प्रदेश की जनता को भी समझना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आप क्वारंटीन नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति को आप अस्पताल में इलाज नहीं दे सकते। हालांकि सरकार के द्वारा जो बात की जा रही थी कि 80,000 बेड अस्पतालों में कोरोना पेशेंट के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को भी इस कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो उन्हें अस्पताल जाना होगा। कोरोना के संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका एक ही उपाय है कि खुद की सुरक्षा करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। यानी कि वैभव, हम कह सकते हैं कि शासन, प्रशासन, सरकार तो तैयार है, लेकिन लोगों को भी मानसिक रूप से तैयार होना होगा और इसमें सभी के साथ की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, जो बता रहे थे कि लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार और प्रशासन की है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज विभाग और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं, लेकिन शाजापुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। हम बात कर रहे हैं अवंतीपुर बड़ौदिया तहसील के सालिया लालपुरा शंभुपुरा की, जहां दूधी नेवज नदी पर रेत माफिया अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। रेत माफिया बेखौफ होकर सालिया से लालपुरा तक रोड के दोनों साइड रेत के बड़े बड़े ढेर लगाकर स्टॉक कर रहे हैं, ताकि बारिश में नदी में पानी आ जाने पर भोले भाले ग्रामीणों से रेत नहीं होने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा सके। ऐसा नहीं है कि रेत के अवैध उत्खनन की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है,
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार तहसीलदार से लेकर खनिज विभाग के आला अधिकारियों से भी इस मामले की शिकायत की है, लेकिन मामले में टाल मटोल करते हुए पल्ला झाड़ लिया जाता है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी रेत माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या रेत माफियाओं को अधिकारियों का ही संरक्षण तो नहीं है? कुल 42 रेत की खदानें हैं और इन रेत की खदानों की जो है नीलामी निविदा के माध्यम से शासन स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य निगम के माध्यम से कंडक्ट कराई गई थी। इसमें अपने जिले के लिए मिसेस फॉर्च्यून माइंस एंड मिनरल्स जो हजूर भोपाल से वास्ता रखते हैं, उनके द्वारा उच्चतम निविदा डाल करके 1,70,00,000 समथिंग राशि जो है निविदा के उच्चतम निविदा के रूप में उन्होंने डाली थी। तो वो उनके पक्ष में ये संपूर्ण जिले की जो 42 खदानें उनका ठेका फाइनल हुआ है। क्योंकि वर्तमान में वर्षा काल और मानसून पीरियड के प्रभावशील होने से जो है खदानें वर्षा काल में बंद रहती हैं। पुनः इन खदानों का संचालन 1 अक्टूबर वर्षा काल समाप्ति उपरांत विधि अनुसार प्रारंभ किया जा सकता है। जिले में कुल 42 रेत की खदानें हैं और इन रेत की खदानों की जो है। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा। उनसे जान लेते हैं कि असल तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो क्या कहती है। मुकेश, जिस तरह से रेत के डंप लगे हुए हैं, रेत का संग्रहण किया जा रहा है, आने वाले दिनों में इस रेत को बेचा भी जाएगा, रेट बढ़ने की खबर भी मिल रही है, अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, जनप्रतिनिधियों से भी की गई है, लेकिन पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, या फिर सभी के बीच सहभागिता बहुत अच्छे से चल रही है, या फिर अधिकारियों की लापरवाही है? क्या कुछ कहेंगे? जी विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले के अवंतीपुर वडोदरा तहसील के अंतर्गत जो नेवई नदी है, उस नेवई नदी पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, परंतु जिला अधिकारी और तहसीलदार द्वारा यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हमें इस मामले में संज्ञान या जानकारी नहीं है। जब भी कोई जानकारी उपलब्ध कराएगा तब हम इन पर कार्रवाई करेंगे। क्या इसी प्रकार से खनिज विभाग का गैर जिम्मेदाराना बयान यह दर्शाता है कहीं ना कहीं खनिज विभाग भी इस मामले में शामिल है और खनिज विभाग ही दबंगों द्वारा अवैध उत्खनन के लिए प्रेरित कर रहा है। मुकेश, जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है, जब मीडिया खबर बना रहा है, दिखाया जा रहा है, संज्ञान में भी लाया जा रहा है, उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजी क्या माना जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने विजुअल बनाया और विजुअल बना करके जब दबंगों ने मुझे वीडियो बनाते हुए जब देखा गया तो दबंगों ने बड़ी ही दबंगाई से कहा कि आपके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, हम ऊपर तक पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद ही यार जो बड़े बड़े रेत के ढेर लगाए हुए हैं या इसीलिए लगाए हुए हैं, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि ऊपर से नीचे तक बंदरबांट हो रखी है, जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी और नीचे तक का अमला, पूरा सहभागिता इसमें मानी जाए। क्या कुछ कहा जाए और क्या कुछ माना जाए, बड़ी शर्मनाक तस्वीर निकल करके आ रही है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो बंदरबांट पैसे की लगी हुई है, हर आदमी पैसा लेकर के यह काम मतलब खनिज विभाग को यह दर्शाता है खनिज विभाग के द्वारा पैसा लिया जाता है और पैसा लिया जाता है जब ही इन दबंगों द्वारा अवैध। चले मुकेश, हम उम्मीद करते हैं ये खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी नींद से जागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें जो निकल करके आ रही हैं, जहां मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन और माफिया पर लगाम लगाए जाने की बात कही जाती है, उसके बीच में ये खबर निकल करके आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो सागर से है, जहां नगर निगम की कार्यप्रणाली हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस बार तो नगर निगम प्रशासन ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी। ताजा मामला शहर के संत रविदास वार्ड से निकलकर सामने आया है, जहां घरों में शौचालय नहीं होने के बावजूद क्षेत्र को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं संत रविदास वार्ड के वामन खेड़ी इलाके की, जहां लोग आज भी रोजाना शौच के लिए बाहर जाते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 500 लोग निवास करते हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो यहां शौचालय निर्माण को लेकर निगम का ठेकेदार क्षेत्रीय पार्षद से सांठगांठ कर लोगों से करीब 1300 रुपए की राशि लेकर चंपत हो गया। इसकी शिकायत क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों से भी की, लेकिन इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने वार्ड पार्षद से लेकर विधायक शैलेंद्र जैन पर सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में ना तो पक्की सड़क है और ना ही स्ट्रीट लाइट। वहीं इस संबंध में जब नगर निगम कमिश्नर आरपी अहरवार से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही लोगों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। 2 साल पहले आए थे, लैट्रिन के गड्ढा और पर्ची दे गए थे, 1350 रुपए ले गए थे। गड्ढा हम लोगों ने खुदवाया। तो अभी आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। पैसा ले गए
कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाई। वो कॉम्प्लेक्स 6 बजे से खुला था, 11 बजे बंद करके चले जाते। वहाँ पे जो रहवासी हैं, चूँकि रेलवे की ज़मीन है और रेलवे की ज़मीन पर बीच में इनको पहले यहाँ शौचालय की स्वीकृति हुई थी, निर्माण की अनुमति नहीं मिल पाई थी। सामुदायिक शौचालय जो है ना, सुलभ शौचालय, वो बना दिए गए हैं। मेरे द्वारा हमारी टीम जो है उनके द्वारा भी उसको देखा गया है और लोगों को वहाँ उतना पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसके बना हुआ है और एक दूसरे एंड पर बना हुआ है और वो संख्या के हिसाब से पर्याप्त होता है। परंतु जमीन का डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट होने के बाद हम इंडिविजुअल घरों से। खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेश अग्रवाल। शैलेश, जिस तरह से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, लोग अपनी जो उनका वर्जन हमारे पास आया है, जो बाइट हमारे पास आई है, उसमें वो कहते हैं कि 1350 रुपए की पर्ची उन्होंने कटवाई थी, उसके बाद गड्ढे भी उन्हें खुद ही खुदवाने पड़े और जब नगर निगम आयुक्त से जो बात की जाती है उसमें वो कहते हैं कि रेलवे की ज़मीन है इसलिए यहाँ पर काम रुका हुआ है। क्या कुछ माना जाए, ये तो तस्वीर ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो जिस प्रकार से जो वहाँ के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं और जो नगर निगम इसमें अपना पक्ष रख रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जबकि स्थिति जो मौके पे दिख रही है वो साफ साफ जाहिर कर रही है कि यहाँ पर जो है शौचालय निर्माण के नाम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और इन गरीब लोगों से जो है अवैध प्रकार की वसूली भी हुई है और 13 से लेकर 1600 रुपए तक इनसे जो है वसूल लिए गए और अभी भी जो है निर्माण कार्य जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि प्रशासनिक लापरवाही की भेंट योजनाएं चल रही हैं, तमाम सरकारें प्रयास करती हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है, जो कि इस सागर के नगर निगम परिक्षेत्र में देखने को मिला है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार पेड़ों को लगाने और वनों को बचाने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे और भविष्य में हमें शुद्ध वायु मिलती रहे। मगर हद तो तब हो जाती है जब वनों की रक्षा के लिए नियुक्त वन रक्षक ही वनों का विनाश करवाने लगे। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ के मोहनगढ़ और दिगौड़ा वन परिक्षेत्र की, जहां वन विभाग की उदासीनता के चलते लोगों ने सारे जंगल समाप्त कर दिए हैं। कृषि भूमि के लिए पिछले एक सप्ताह में बनगांव गांव के आसपास वन रक्षक जंगलों की कटाई करा रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इसकी जानकारी जैसे ही अनादि टीवी संवाददाता को मिली तो अनादि टीवी की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची। इस दौरान जंगल में करीब 40 से 50 लोग कृषि भूमि के लिए जंगल काट रहे थे और पास में ही वन रक्षक भी मौके पर मौजूद थे। कटाई को लेकर जब संवाददाता ने वन रक्षक से सवाल किया तो वन रक्षक बात को टालते हुए कैमरे से अपना चेहरा छुपाकर दूर भागने लगे। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अवधेश शुक्ला। अवधेश, वनों को बचाने के लिए सरकारें तो तमाम प्रयास करती हैं और इसके साथ ही एक ज़मीनी अमला नियुक्त किया जाता है जो इकाई होता है इस पूरे विभाग की। अगर जिस तरह से हमारे सामने खबर निकल करके आई है कि वन रक्षक मौके पर मौजूद थे और लोग पेड़ काट रहे थे, तो क्या माना जाए, संरक्षण दे रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि आप काटिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। कुछ इस तरह की तस्वीर ये तो दिखाई देती है। जी सर, जैसा कि सर मोहनगढ़ वन परिक्षेत्र और दिगौड़ा वन परिक्षेत्र में पहले काफी घने जंगल हुआ करते थे जी। लेकिन जिन्हों को सरकार ने वनों की रक्षा के लिए रखा है, वन रक्षकों को, उन्हीं की मिली भगत से इन जंगलों को आज काट दिया गया है। केवल जंगलों की जगह पे पेड़, केवल पर्वत बचे हैं और जहाँ भी जंगल हैं इनकी मिली भगत से निरंतर जंगलों को वहीं बैठ के काटा जा रहा है। और ऐसी जब मुझे सूचना मिली कुछ ग्रामीणों के द्वारा के वन रक्षक स्वयं बैठ के जंगल को कटवा रहे हैं, तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां वन रक्षक और उनके कुछ अधीनस्थ कर्मचारी बैठे जंगल को काट रहे थे। मैंने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो वह अपना चेहरा छुपा के कैमरे से भागने लगे। अवधेश, और बहुत ही शर्मनाक घटना है। अवधेश, पूरी टीम होती है, एक जनप्रतिनिधि भी होते हैं क्षेत्र में, वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं, पुलिस विभाग का अमला भी होता है वन विभाग के अलावा, तो क्या उन तक ये सूचना नहीं पहुंचती या फिर वो ध्यान नहीं देते? क्या कुछ कारण इस पूरे कुचक्र के पीछे माना जाए? इसकी सूचना रहती है मगर वह इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि हमारे क्षेत्र के जंगल निरंतर वन विभाग की मिली भगत से कट रहे।
जी, तो क्यों ऐसी तस्वीर निकल करके सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, पुलिस विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, और क्षेत्र के जो लोग हैं क्या वो जागरूक नहीं है कि उन्हें शिकायत करनी चाहिए? हाँ, कुछ लोग शिकायत करते हैं और ऐसी जानकारी मिली भी थी कि वो 8 दिन से लगातार वन विभाग से शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही। मैं भी लगातार जिस घटना हुई है डीएफओ को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन डीएफओ का लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा है उसी घटना के बाद। तो इसको क्या माना जाए, मिलीभगत या फिर लापरवाही? एक शब्द में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इसमें मिलीभगत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अवधेश शुक्ला, जो बता रहे थे कि किस तरह से वन विभाग की जमीन को समतल करके और उसे खेती लायक बनाया जा रहा है, जबकि पेड़ों को बचाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है ये तो सभी जानते हैं। हमने तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया और हर एक मुद्दे का बारीकी से विश्लेषण किया, और हम लगातार आपके सामने ऐसे ही कुछ मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।